साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आज हम बताएंगे बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो निश्चित रूप से क्रांतिकारी है। और साथ ही साथ राजनीति में यूं कहें कि अगर राजनीतिक हम बात करेंगे तो बाबा साहब का आज का जो स्पीच है, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित होगा। और राजनीतिक ही क्यों, सामाजिक भी। आज का बाबा साहब का स्पीच राजनीति और सामाजिक यूं कहें कि जो परिवेश है, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, उसको समझने के लिए आज का वीडियो सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है निर्माणाधीन इस बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। आज का स्पीच, आज का बाबा साहब का स्पीच जो हुबहू बाबा साहब के स्पीच को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विषय है हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करें। आज का स्पीच पहले ही हमने आपको जो बताया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 318 से 321 तक, ये जो बाबा साहब का स्पीच है, आज का क्रांतिकारी स्पीच होने वाला है। आज के स्पीच को अगर आपने स्किप किया, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा, तो ये मान कर चलिए कि आप बड़े नॉलेज पावर को गेन करने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बारंबार निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है अभी आपके पास समय ना हो, अभी समय नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं, लेकिन जब समय हो तो पूरा वीडियो एक साथ जरूर देखिएगा, यही निवेदन है। तो आइए देखते हैं बाबा साहब का आज का क्या स्पीच है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जुलाई 1953 में मराठवाड़ा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से मराठवाड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मार्गदर्शन किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, चुनाव ही राजनीति है, ऐसा कार्यकर्ता मानने लगे हैं। ये भी माना जा रहा है कि चुनावों के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं है। इसलिए चुनावों के समय सभी टिकट पाने के लिए कोशिशों में लगे रहते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब इत्मीनान से बैठ जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल समाज जीवन का एक छोटा अंग है। राजनीति यानी सब कुछ नहीं होता। सच पूछो तो राजनीति बाकी बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती। समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। सामाजिक, आर्थिक मसले कम महत्वपूर्ण नहीं होते। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों की और एक समान ध्यान देना जरूरी है। ये बात कार्यकर्ताओं को समझनी होगी। कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, चुनाव हारने पर निराश होकर आराम से सो जाना और जीत जाए तो असेंबली में जाकर मुंह सिलकर बैठे रहना, राजनीति में इतना ही कार्य होता है। हैदराबाद क्षेत्र में आज लगभग 2 सालों से असेंबली का कामकाज चल रहा है। इस क्षेत्र से आरक्षित जगहों पर कुल 31 उम्मीदवार अस्पृश्य समाज से चुनकर आए हैं। लेकिन इन 2 सालों में वहां जाकर उन्होंने क्या किया? असेंबली में 3 तरह से काम चलता है। बाबा साहब कहते हैं, असेंबली में प्रस्ताव रखना, बिल रखना और बजट का अध्ययन कर उस पर बोलना, ये 3 कार्य बाबा साहब महत्वपूर्ण कार्य बताते हैं। क्या इनमें से एक आध बात तो इन उम्मीदवारों में से किसी ने की होगी? कम से कम मेरे देखने में तो कुछ नहीं आया। असेंबली के कामकाज की खबरें अखबार में नहीं आती, शायद इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ पता ना हो। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि असेंबली में चुनकर जाने के बाद हमारे उम्मीदवारों को कम से कम ये बातें तो करनी ही चाहिए। कार्यकर्ताओं के सामने अगर राजनीति ही प्रमुख उद्देश्य रहा हो तो वहां भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कम से कम मेरे देखने में तो यही आया है। ये लोगों के निश्चय के साथ अगर ये तय करें कि वे एकता से कार्य करेंगे, तो मुझे यकीन है
कि वर्तमान पार्टी सरकार ही नहीं और अन्य पार्टियां भी हमारे लोगों से डरेंगी। हमने जो आरक्षित जगह पाई हैं वे अस्पृश्य समाज के हित के लिए हैं। जिन लोगों को हमारे हित की खातिर हमने संसद भेजा, जिन पर हमें भरोसा है, उन लोगों को क्या अस्पृश्य समाज के हित के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? ये टीस है बाबा साहब की कि जो संसद में बैठे हैं, जो हमारे लोग संसद में बैठे हैं, यूं कहें कि एससी समाज के संसद में बैठे हैं, वो अस्पृश्य समाज के लिए, जिस समाज से वो गए हैं उस समाज के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, संघर्ष करना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो 131 सांसद संसद के अंदर हैं। इधर इशारा भी कर रहे हैं बाबा साहब। यही कारण है कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि बाबा साहब के स्पीचेज को हम वर्तमान परिदृश्य में भी अगर जोड़कर देखेंगे तो बड़ा एक निष्कर्ष निकालने की स्थिति में होंगे, और वो निष्कर्ष समाज को नई दिशा और बेहतरीन दिशा देने के काम आएगा। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि मिस्टर गांधी जी से जो मेरा विरोध था, कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों का जो विरोध मैंने सहन किया है, उसकी वजह एक ही है। वजह यही है कि अस्पृश्य लोगों के हित में वे लोग कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने और इस देश के लोगों ने हमारा कहना सुना, हमारी मांगे अगर मंजूर की तो विरोध की या लड़ने की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और हमें लड़ना पड़ता है। बाबा साहब कहते हैं अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो पहले उसे राजनीति के बारे में अच्छा अध्ययन करना होगा। पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। हमारे समाज के हर एक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज का जो बाबा साहब का स्पीच हम लेकर आ रहे हैं वो संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत सम्मानित साथियों के साथ में बहुत सारे सम्मानित साथी हैं जिनके पास संपूर्ण वाङ्मय की 40 किताबों का सेट है, लेकिन विचार करना होगा क्या वो क्रमशः उसको पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, सुन तो सकते हैं, देख तो सकते हैं इस वीडियो को, इसलिए एक एक करके हम सारे स्पीचेज बाबा साहब के आप तक पहुंचाएंगे। स्पीचेज समाप्त होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय की जो राइटिंग्स हैं, जो लेख हैं बाबा साहब के, वो सारे लेख भी आप तक हम पहुंचाएंगे और ये अनवरत जारी रहेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, हो सकता है आपके पास पढ़ने के लिए टाइम ना हो, लेकिन आते जाते समय का सदुपयोग करते ये वीडियो बाज तो कर ही सकते हैं। आइए आगे देखते हैं बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो नेता बनना चाहते हैं उन्हें नेता के कर्तव्य, कर्म, नेता की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अन्य समाज के नेताओं से हमारे समाज के नेताओं की हालत नहीं है। अन्य समाज के नेता सभा में जाते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं, तालियां बटोरते हैं, आखिरकार गले में माला पहनकर घर लौटते हैं। इतना ही काम अन्य समाज के नेताओं के आगे होता है। अपने समाज के नेताओं को इतना भर करके नहीं चलेगा। अच्छी तरह पढ़ना, सोचना, समाज की उन्नति के लिए खुद रात दिन मेहनत करना, ये हमारे नेताओं को करना पड़ेगा। तभी वे लोगों को थोड़ा बहुत भला कर पाएंगे, वही सच्चे नेता बन पाएंगे। हमें गर्व है इस बात का। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के सम्मानित जिम्मेदार पदाधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं और ये जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय घड़ी में जो टाइम हुआ है वो 11 बज रहा है रात का। इस वीडियो को एडिट कर अपलोड करने में कम से कम 2 घंटे का समय और लगेगा, तब जाकर आप तक सुबह 5 बजे
ये वीडियो पहुंचेगा, निश्चित ही पहुंचेगा। आइए देखते हैं। आपको लगता है कि नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन मेरी मानो तो नेता बनना बहुत कठिन काम है। खुद मुझे नेता होना बहुत मुश्किल काम लगता है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा नेता होना दूसरों की तरह नहीं है। जब मैंने आंदोलन छेड़ा तब किसी भी तरह का संगठन नहीं था। खुद मुझे ही सभी काम करने पड़ते थे। संगठन करना था तो मुझे ही करना पड़ता था। अखबार शुरू करना था तो मुझे ही करना पड़ा। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता आदि अखबार मुझे ही चलाने पड़े। प्रेस चलानी थी तब खुद निर्माण करना पड़ा। जो हुआ वह सब परिपूर्ण है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना मुझे ही प्रेस चलाने की सारी तैयारी करनी पड़ी। संक्षेप में मुझे हर बात का शून्य से तो ये है कि जो हुआ वह जो होना चाहिए था उसका शतांश भी नहीं है। जो कार्य हमने किया है उसका शतांश भी 1% भी नहीं है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आगे राह बड़ी लंबी है जो हमें चलकर तय करनी है। अब तक जो हुआ है वह मानव आंदोलन का पौधा लगाया हुआ है। 1953 में बाबा साहब कहते हैं कि हमने जो जितना भी किया है वो एक जिस तरह से हम पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। यदि पौधे को पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो पौधा मर जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है बाबा साहब का। इसलिए सम्मानित साथियों, जो पौधा बाबा साहब लगा रहे हैं आज के स्पीच के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, इसको खाद पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पौधे को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सभी की है। हम ही आपकी है। विचारधारा रूपी इस पौधे को, अंबेडकर बाद को हमें जीवित रखना होगा साथियों। वह मानव आंदोलन का पौधा लगाया हुआ है, उसे सींच कर वृक्ष बनाना है। बाबा साहब कहते हैं, कहने का मतलब यही है कि हमारे नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। नेताओं का मतलब यहां सिर्फ राजनीतिक नेता की बात बाबा साहब नहीं कर रहे हैं, सामाजिक नेताओं की भी बात हो रही है। समाज में कार्य करने वाले बुद्धिजीवियों से भी बात कर रहे हैं बाबा साहब। लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनका संगठन खड़ा करना बेहद महत्वपूर्ण काम है। हर नेता को ये काम करना होगा। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत धैर्य का होना जरूरी है। जिसमें धैर्य नहीं वो नेता नहीं बन सकता। जो आदमी मरने के लिए तैयार होता है वह कभी नहीं मरता, और जो मृत्यु से डरता है वह पहले से ही मरा हुआ होता है। बहुत सुंदर कोटेशन यहां पर झकझोरने वाली बाबा साहब इस्तेमाल करते हैं। सम्मानित साथियों, इस देश के हिंदू हमें बहुत तकलीफें देंगे, हमारी राह में कई रोड़े अटकाएंगे, पैदा करेंगे, लेकिन जो भी हो, हमने जो राह अपनाई है, जिसे हम इंसानियत कहते हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात बाबा साहब करते हैं। इंसानियत का मतलब क्या है? उसे पाने की कोशिश हमें कभी नहीं छोड़नी है। इसलिए हमारे हर कार्यकर्ता का धैर्यवान होना जरूरी है। धैर्य के साथ संघर्ष करना होगा। हमें ध्यान में रखना होगा कि सम्मानजनक व्यवहार करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारा आंदोलन उसी के लिए। आप सब खुद को तैयार कर लें। इसलिए कठिन परिश्रम के लिए आप सब खुद को तैयार करें, बाबा साहब कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लोगों में अंधविश्वास बहुत है। जो भी उठता है पंडित पेंटर आलंदी के लिए निकल जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि पंडित पेंटर आलंदी जाकर हमने क्या हासिल किया है? ये धार्मिक स्थल है साथियों। पंढरपुर जाकर किसी का क्या भला हुआ है? माता रमाबाई अंबेडकर ऐसा कहते हैं, पंढरपुर के मंदिर जाने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी, बाबा साहब ने कभी वो इच्छा पूरी नहीं की। या फिर आलंदी जाकर किसी का उद्धार हुआ है क्या? आप एक नाथ को बहुत बड़ा मानते हैं, बताइए उसने क्या किया? भागवत ग्रंथ लिखा, लेकिन उसकी कथा मैं आज आपको बताता हूं। वह मरा तब उसका जनाजा एक रास्ते में जा रहा था। उसी राह से एक गृहस्थिन महार को साथ लेकर ससुराल जा रही थी। उसने एक नाथ की लाश देखी। अपने साथ चल रहे महार से उसने कहा कि मुझे अपशगुन हुआ है।
उसने जो कहा वह एकनाथ की लाश ने सुना और वह उठकर बैठी। उसने उस महिला से कहा कि मैं आज नहीं मरता, क्योंकि मेरे कारण तुम्हें अपशगुन हो रहा है। इतना कहकर वो अपने घर चला गया। आगे एकनाथ और उसकी पत्नी ने नदी में कूदकर जान दे दी। आज तक इस बात की किसी ने खोज नहीं की कि उन्होंने अपनी जानें क्यों दी। तब आप ही बताइए, क्या कभी किसी की लाश को जिंदा होते ही आपने देखा है? दूसरी बात ज्ञानेश्वर की। उसने क्या किया? उसने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का सारांश क्या है? उस ग्रंथ का सारांश है, दुनिया ब्रह्म में है। अगर पूरी दुनिया ब्रह्म है तो महार मांगों में भी ब्रह्म होना चाहिए। इसलिए ज्ञानेश्वर महार मांगों में क्यों नहीं रहा? ब्राह्मणों द्वारा फिर से स्वीकृत होने के लिए उसने क्यों कोशिश की? ब्राह्मणों द्वारा उन्हें जब जाति से बाहर कर दिया गया, तब उन्हें ब्राह्मणों से कहना चाहिए था कि आप अगर मुझे अपनी जाति में नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मैं महार मांगों के बीच जाकर रहूंगा, क्योंकि ये दुनिया ब्रह्म में है। क्यों नहीं ज्ञानेश्वर ने ऐसा कहा? आम लोगों को बरगलाने के लिए ये सब भुलावे हैं साथियों, और आप सब लोग इस झूठ के शिकार हैं। उसके भुलावे में आ गए हैं आप। इसलिए अगर आप पंडरी, जेजुरी, आलंदी जाएंगे या किसी अन्य देवता के भुलावे में आएंगे तो आपको जाति से बाहर करने की आज्ञा मुझे देनी पड़ेगी, बाबा साहब कहते हैं। कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं बाबा साहब कि आपको हम अपनी जाति से ही बाहर कर देंगे, बहिष्कृत कर देंगे, यदि आप अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलते हैं तो। उसके बगैर आपका पागलपन नहीं हटेगा, बाबा साहब कहते हैं। आप में सुधार भी नहीं आएगा। सख्त चेतावनी देते हैं बाबा साहब। आज का युग सोचने का युग है। कोई कैसा भी झूठ फैलाए, आपको पहचानना आना चाहिए। ये तर्क करना चाहिए कि जो बात हमारे तक आई है वो कितना तथ्यात्मक रूप से सही है। तर्क करें तो सही कम से कम एक बार, क्योंकि अब दुनिया में व्यवहार करते समय आपको विचार पूर्वक ही चलना होगा। अपना संगठन हमें मजबूत बनाना होगा, सभी आपसी मतभेदों को भुलाना होगा, एक विचार के साथ चलना होगा, क्योंकि बिना संगठन के दुनिया में कोई नहीं पूछेगा आपको। मैं जानता हूं कि चुनाव के समय हमें और किसी से हाथ मिलाना होगा। अगर संगठन ही नहीं होगा तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। राजनीति ही करनी हो तो वह अच्छे से करनी होगी। उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर मजबूत संगठन बनाना होगा। इस सेंटेंस को ध्यान देना है साथियों। उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर मजबूत संगठन बनाना होगा। ठीक इसी तरह से मान्यवर साहब ने 1966 से लेकर एक लंबा संघर्ष किया, गांव-गांव जाकर, साइकिल से, पैदल जाकर, गांव-गांव जाकर मीटिंग कैडर दे देकर, लगभग 16-17 साल, यूं कहें कि 20 साल लंबा संघर्ष किया, समाज को जगाने का काम किया। और जब उन्हें लगा कि समाज जागरूक हो गया तो भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी जिसने भारत के सबसे बड़े सूबे के अंदर सत्ता हासिल की, राजनीतिक सत्ता हासिल की। और वर्तमान में भारत के अंदर वो पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मुझे नेताओं का डर नहीं है, बाबा साहब कहते हैं। नेता अगर ठीक से पेश नहीं आए तो उन्हें निकाल देने में मैं नहीं डरूंगा। इसलिए हर विभाग में सालाना एक बार तो परिषद का आयोजन किया जाना जरूरी है। उसी प्रकार सभा, सम्मेलन, चर्चा सत्र, कैंप्स आदि का आयोजन करते रहना चाहिए। इसलिए उस बहाने हमारे कार्यकर्ता एक साथ होंगे, आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जोश खरोश से काम होगा। आखिर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी कार्यकर्ता से प्रेम नहीं करता। प्रेम केवल कार्य से ही होता है। जो काम करता है वही मुझे पसंद आता है।
इसी के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये स्पीच यहीं पर समाप्त होता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसमें बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हम आप तक लेकर आए थे, इस संपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर संदेश की परिकल्पना को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सार्थक कोशिश कर रहे हैं। इसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम आपकी भी है, हर किसी की है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर संदेश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जन जन तक पहुंचकर समाज को कैटेगराइज किया जा सकता है, समाज को जागरूक किया जा सकता है। हमने अपनी भूमिका का निर्वहन वीडियो बनाकर किया है। आप अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य का निर्वहन इस वीडियो को हर व्यक्ति तक, हर व्हाट्सएप ग्रुप तक, फेसबुक पर शेयर करके अपनी भूमिका का निर्वहन अवश्य करेंगे। आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आवाज़ का ऑफिशियल को। यदि नहीं किया है तो अब कर लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक लेकर हम आए थे मिशन नायक, प्रेरणा स्रोत, बुद्ध मित्र, मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं हूं आपका अपना सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।